अस्सलामुअलैकुम जी। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। और जैसे कि पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों से शेयर किया था कि हम लोगों ने न्यू रूम में शिफ्टिंग की है। तो आज के व्लॉग में मैं आपको अपने रूम का सेटअप दिखाऊंगी कि कैसे मैंने उसको सेट किया है। पहले तो बिखरा हुआ ही दिखाया था ना आपको, अभी सेटिंग करके और सारा कुछ दिखाऊंगी मैं आपको। तो ये मेरा भालू है जिसको मैं छेड़ रही थी। और यहाँ पे जो है ये हमने फ्रिज के ऊपर थोड़ा सा डेकोरेशन रखी है, और जो वॉल क्लॉक है ना ये अभी वॉल के ऊपर लगानी है, अभी हमने सेट नहीं किया। तो हस्बैंड को छुट्टी नहीं थी, वो जॉब पे चले गए, सिर्फ उसी दिन छुट्टी थी जिस दिन हम लोगों ने शिफ्टिंग की है। और ये थोड़ा बहुत जो है ना मैंने ही ऑर्गेनाइज़ किया है, सेट किया है। और ये मैंने वॉल के ऊपर ना हैंग कर दिया, और ये अच्छा लग रहा था मिरर के साथ ही ना। तो इसके अलावा थोड़ी बहुत जो है ना वो सेटिंग मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी अपने रूम की। आज के व्लॉग में मैंने आप लोगों से ये रूम की सेटिंग भी शेयर करनी थी कि मैंने किस तरह से सेट किया है। अभी थोड़ा बहुत ही सेट हुआ है, इसके अलावा जो कुकिंग किचन में काम वगैरह करूँगी वो भी साथ साथ आपके साथ शेयर करूँगी कि आज हमारी कुकिंग में क्या है, क्या बनाने जा रही हूँ मैं, आज हमारे सालन में क्या है। और जो सबसे पहले तो ये जो है ना डोर से एंटर होते साथ ही हम लोगों ने शू स्टैंड, जो आपको मैंने दिखाया था कि ये हमने जो है ना ज्वाइन किया था, और इसके अंदर मैंने शूज़ वगैरह लगा दिए हैं। और ये बेड बेड है हमारा, इसको भी हमने सेट कर दिया, चादर वगैरह डाल के, तकिए डाल के, और ब्लैंकेट लगा दिया। और सामने जो है ना वो जो तस्वीरें थी हमारी शादी की वो लगा दी। और थोड़ा बहुत ना ऑर्गेनाइज़ किया, नीचे हम लोगों ने ना थोड़ा सा कारपेट डाल के और चादर डाल दी है, क्योंकि मैं नमाज़ वगैरह पढ़ती हूँ ना, तो फिर वो सुकून रहता है इधर साइड पे नमाज़ पढ़ना, और ठीक रहता है। और ये विंडो से कर्टन मैंने हटाया हुआ है जिससे रोशनी वगैरह आ रही है। और तो रूम देखें, आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है। रूम छोटा हो बड़ा हो, घर बड़ा हो या छोटा हो, आपको सुकून तभी मिलता है जब आप उसको अपने हाथ से सजाते हैं, उसमें रहते हैं, बसते हैं। और यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं, तो ये अच्छा लगता है कि आप जो हैं वो अकेले नहीं रह रहे हैं, शादी के बाद आप अपने हस्बैंड के साथ रह रहे हैं। वीज़ा आपका लग गया, मेरा वीज़ा भी अभी पिछले मंथ ही रिन्यू करवाया मेरे हस्बैंड ने। तो आजकल ना जैसे चल रहा था कि वीज़ा जो है वो रिजेक्शन हो रही है, और पाकिस्तानियों के वीज़े जैसे कि रिजेक्शन हो रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि अल्लाह ताला ऐसा ना हो। क्योंकि मेरा जो 2 साल का वीज़ा था ना वो एक्सपायर हो गया था, और अभी मैंने न्यू वीज़ा रिन्यूअल करवाया तो वो भी हो गया, और साथ ये रूम भी हम लोगों ने शिफ्ट कर लिया। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। तो बस अब ये किचन में मैं गई हूँ, तो देखा तो अदरक लहसुन का हम लोग लेके आए हुए थे ग्रॉसरी में। और लेकिन थोड़ा बहुत पड़ा हुआ था जो मैं सालन के लिए यूज़ कर रही थी। तो अभी मेरे पास फ्री टाइम था, तो मैंने कहा चलें इसको भी छील लिया जाए और पेस्ट बना लिया जाए, क्योंकि ना इजी हो जाता है अगर आप पेस्ट वगैरह पहले से बना के रखते हैं ना। तो जो जिस दिन आपने सालन वगैरह बनाना होता है तो उसमें आपको ये अलग से छीलना नहीं पड़ता। तो जब आप पेस्ट बना लेते हैं तो इसको फ्रीज़ कर देते हैं बॉक्स में डाल के। तो ये अच्छा रहता है कि जितना आपको चाहिए उतनी क्वांटिटी आप लें और बाद में इसको फ्रीज़ कर दें। तो जिस दिन आप लोग के पास टाइम हो उस दिन आप छील लिया करें, अदरक भी लहसुन भी, और जो है ना वो पेस्ट बना लिया करें। तो आज अच्छा, जब हम पाकिस्तान गए ना तो हम अपनी अम्मी की मैं अपनी अम्मी की तरफ गई, तो हस्बैंड मेरे साथ थे। तो एक दिन क्या हुआ, अम्मी ना देसी लहसुन छील रही हैं, तो वहाँ पे हमारे ना देसी लहसुन ही यूज़ होता है। तो मैंने अम्मी से कहा, अम्मी क्यों इतने उसमें तरद्दुद में पड़ी हुई हैं, क्यों इतना वक्ते में पड़ी हुई हैं, आप मोटा लहसुन लें, वो आसानी से बासानी छिल जाता है। तो मेरी अम्मी कहती हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं है, वो फार्मी होता है, जो देसी लहसुन होता है ना उसके बेनिफिट होते हैं, वो सेहत के लिए अच्छा होता है। तो जब मेरे हस्बैंड ने ये बात सुनी ना तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि ये तो मोटा लहसुन वहाँ पे यूज़ करती है। तो इस तरह करें कि इसके लिए ना ज़्यादा सारा मंगवा के रखें, ये वहाँ पे फ्री होती है तो ये वहाँ पे छील लिया करेगी, इसके लिए आसानी होगी। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो मैंने कहा नहीं भी नहीं मेरे लिए वो मोटा लहसुन ही ठीक है। तो देखें बातों बातों में मैंने लहसुन तो सारा छील लिया, अब बस अदरक की बारी थी। अदरक अदरक भी तकरीबन मैंने कट कर लिया था, और लहसुन भी छिल गया था। तो अब बस इनको मैंने वॉश किया, वॉश करके फिर मैंने छान लिया इनको, और फिर मैंने ना जो इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया है। और उसके बाद अब मैं ग्राइंड करूँगी और साथ में आपको दिखाऊँगी। अच्छा, ये अगर आप बना के रख लेना अदरक लहसुन का पेस्ट तो अच्छा हो जाता है। तो ये भी मेरे लिए काफ़ी रहेगा, मेरे तो काफ़ी मतलब 1 महीने तक चल जाएगा, या 20-25 दिन तो ऑलमोस्ट निकल जाएंगे। तो ये हम लोग ना लोबिया भी लेके आए हुए थे। वैसे तो मैंने आपको साथ शेयर किया था ना कि जब मैं लोबिया बना रही थी उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर की थी, तो मैंने बताया था कि हम पाकिस्तान गए थे तो हम लोबिया लेके आए थे, क्योंकि यहाँ पे ये वाला लोबिया नहीं मिलता, दाने वाला कच्चा लोबिया मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब हमने शिफ्टिंग किया ना, हम ग्रॉसरी करने गए हैं तो हमें यहाँ पे ये वाला लोबिया भी मिल गया। तो मैंने कहा आप
आप ले लें। तो मेरे पास टाइम होगा तो मैं इसको ना निकाल के, दाने निकाल के तो फ्रीज़ कर लूँगी। तो ये काफ़ी भी लंबा था, लेकिन दाने इसमें मतलब इतने नहीं निकले, लेकिन साइज़ बड़ा था दानों का। तो इतना है कि एक दफ़ा सालन आपका इजीली बन जाएगा। तो जो कच्चा वाला था उसको मैंने ऐसे ही कट कर लिया, जो पका हुआ था उसके अंदर से दाने निकाल लिए मैंने। तो ये निकाल के भी रख लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, अब हम वीकली ग्रॉसरी करते हैं ना, वीकली कर ली या 2 वीक्स के बाद कर ली ग्रॉसरी। मतलब जो सब्ज़ियाँ वगैरह लानी, सब्ज़ियाँ तो क्योंकि एक हफ्ते बाद ही जो है ना वो ख़राब हो जाती हैं। तो ये है कि हम 2 या 3 सब्ज़ियाँ ला के ना फ्रीज़र में रख लेते हैं। तो ये भी मैंने अब दाने निकाल के ना फ्रीज़र में रख लेने हैं, बर्फ़ वाले खाने में। तो इस तरह ये होगा कि जिस दिन आपने बनाना होगा, एक तो ये ख़राब भी नहीं होंगे और उस दिन आप इजीली यूज़ कर लेंगे। आप इसको जितने मर्ज़ी दिन रख लें, ये ख़राब नहीं होंगे। तो ये दाने निकले हैं इसमें से, ज़्यादा तो नहीं निकले लेकिन बड़ा साइज़ है इनका। तो जो कच्चा वाला था उसको मैंने ऐसे ही काट लिया। और कुछ कपड़े ना वॉश होने वाले रहते थे, तो मैंने ना वॉशिंग मशीन में डाले हैं कपड़े। और साथ मैंने कहा चलें ऑटोमेटिक मशीन है तो कपड़े भी साथ साथ धुल जाएंगे और साथ साथ कुकिंग वगैरह भी हो जाएगी। तो मैंने ये कपड़े डाले हैं और साथ सर्फ डाल के ना, तो फिर मैंने इसको टाइमर लगा दिया है। मैंने कहा चलें, जब जैसा कि साथ साथ काम भी हो रहा है और साथ साथ ये वॉशिंग भी हो जाएगी, तो इसको मैं हैंग कर दूँगी फिर जाके। अच्छा, डेली के जो कपड़े होते हैं ना वो मैं 1 या 2 दिन बाद उनको वॉशिंग मशीन में डाल देती हूँ, वॉश कर लेती हूँ। और जो पुराने कपड़े मैंने हैंग किए हुए थे, मतलब जो धो के डाले हुए थे पहले, तो वो मैं उतार के, उनको हस्बैंड की शर्ट्स वगैरह थी उनको फिर मैंने हैंगर लगाए हैं। हैंगर लगा के ना मैं साथ के साथ ही उनको हैंग कर देती हूँ अलमारी में। तो ये भी होता है कि वैसे तो इस्त्री करके मैं हैंग करती हूँ, लेकिन अक्सर ये होता है कि अगर वॉश करके उसको आप हैंग कर दें ना, तो उसके अंदर जो सलवटें वगैरह होती हैं वो इतनी नहीं होती। तो ये मैं अलमारी में लगा रही थी साथ के साथ। तो मैंने कहा चलें, ये वो जो है स्टैंड वगैरह कपड़ों का, वो भी खाली हो जाएगा, तो नेक्स्ट कपड़ों के लिए हैंग हो जाएंगे कपड़े उस स्टैंड के ऊपर। तो ये भी ड्राई हो गए थे और साथ ही मैंने अलमारी में लगा दिए। कुछ उनकी सॉक्स वगैरह थी और कुछ बनियान वगैरह और कुछ ये इस तरह की शर्ट्स वगैरह थी जो मैंने हैंग कर दी। साथ ही साथ अगर आप जो कपड़े हैं ना वो जैसे ही वॉश हों और ड्राई हों, तो साथ के साथ तय करके ना आप उनको अलमारी में लगा दें। अच्छा, कुछ लोग ये होते हैं कि साथ के साथ इस्त्री करके तो जो है ना अलमारी में लगाते हैं, तो मैं इस तरह नहीं करती। मैंने ये है कि जो पहनने होते हैं उसको उस 1 डे बिफोर जो है वो प्रेस किया और फिर हैंग कर दिया। तो इस तरह ईजी रहता है और सही रहता है। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग कैसे करते हैं। तो बस यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने वॉश करके रखा हुआ था वो ड्राई हो गया था। फिर मैंने उसको जो है वो ग्राइंड किया है, ग्राइंड करके ये पेस्ट बन गया। फिर मैंने बॉक्स जो है जो पहले खाली हुआ हुआ था उसको वॉश किया हुआ था, उसके अंदर जो है वो मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। और यहाँ मैंने आपको पहले भी बताया हुआ इसकी रेसिपी कि जब अदरक लहसुन का पेस्ट बनाना है, इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डालनी है, नमक डालना है और ऑयल डालना है। ये तीनों चीज़ें डाल के आपने इसको ग्राइंड करना है और थोड़ा सा पानी भी डाल लें आप, क्योंकि ये हिलता नहीं है, ग्राइंड नहीं होता सही तरीके से प्रॉपर। इसके बाद मुझे याद आया, मैंने कहा टमाटर पेस्ट भी बनने वाला है, क्योंकि अभी तक तो मैं टमाटर ना इसी तरह यूज़ कर रही थी, लेके आई हुई थी। तो टमाटर का पेस्ट भी ख़त्म हुआ हुआ था। और जैसा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ कि जो टमाटर का पेस्ट भी मैं बना के रखती हूँ फ्रीज़ करके, और फिर उनको कट करके क्यूब बना लेती हूँ। फिर जितना मुझे चाहिए होता है, जैसे एक क्यूब एक हांडी के लिए ज़रूर यूज़ होता है, तो फिर उतना लिया और बाकी फ्रीज़ कर दिया। तो यहाँ पे ना ये टमाटर भी हम लेके आए हुए थे, तो ये ख़राब होने वाले थे, तो मतलब ख़राब ना हो, तो इसलिए मैंने ना ये टमाटर कट करके पेस्ट बना लिया। मैंने कहा इस तरह तो नहीं ना, अब हर चीज़ ज़ाया नहीं करनी, जो चीज़ लेके आए हैं उनका इस्तेमाल सही तरीके से करना चाहिए। तो आप लोग भी बताइएगा कि जो टमाटर होते हैं आप उनको फ्रीज़ कर देते हैं या ग्राइंड करके आप पेस्ट बना के फ्रीज़ करते हैं, क्या करते हैं? क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ना ये जल्दी ख़राब हो जाती हैं, तो आप इनको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए इनको फ्रीज़ कर दिया करें ताकि ये देर पा चलें। अच्छा, आप लोग भी मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आप लोग भी अदरक लहसुन का पेस्ट बना के पहले रखते हैं और टमाटर का पेस्ट बना के पहले रखते हैं। कमेंट में लाजमी बताइएगा, क्योंकि ये जब हांडी बनानी होती है तो इजी हो जाता है अगर पहले से बना के रखा जाए। क्योंकि अगर गेस्ट अचानक से आ जाएँ या कुछ इस तरह से हो जाए तो फिर ज़्यादा आपको तैयारी में टाइम नहीं लगता, प्रिपरेशन करने में बस आपको हांडी बनानी होती है। ये चीज़ें जो है ना पहले आलमोस्ट आपने करके रखी हुई होती हैं। या जिन लोगों की फ़ैमिली बड़ी है, जिनके घर में मेहमान ज़्यादा आते हैं, खरीदारी ज़्यादा है, तो उनके लिए भी ये चीज़ अच्छी रहती है। अच्छा, जब आपने ये टमाटर का पेस्ट बनाना है ना, ग्राइंड करना है, तो इसके लिए आपको इसमें ना पानी डालने की ज़रूरत है ना और कुछ मसाले वगैरह या कुछ भी नहीं डालना। सिर्फ टमाटर को कट करके आपने इसको ग्राइंड कर देना है और जब ये अच्छे से ग्राइंड हो जाए तो फिर इसको आप डब्बे में निकाल के फ्रीज़ कर दें।
और जब ये फ्रीज़ हो जाए तो फिर इसको जो है वो क्यूब बना के छोटे छोटे, तो वो आप जो है ना वो बॉक्स में डाल के उसको फ्रीज़ कर लें। मैं भी अभी इसी तरह करूँगी। अब इसको एक डब्बे में डाल के जो है वो फ्रीज़ कर दूँगी, और फिर जब ये फ्रीज़ हो जाएगा तो फिर इसको जो है इसको पीसीस करके तो फिर दोबारा से इसको फ्रीज़ कर दूँगी। बस अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। टमाटर पेस्ट भी बन गया, अदरक लहसुन का पेस्ट भी बन गया। बस अब कुकिंग की तरफ चलते हैं। कुकिंग में आज बनाने में जा रही हूँ चने और अंडे। उबले हुए अंडे होंगे और साथ जो चिकपीस बॉयल हुए हुए हैं वो साथ वो होंगे। मसाला बना के बस इन दोनों चीज़ों को ऐड करना है, और साथ के साथ मैं आपको बताती जाती हूँ। मैंने 2 से 3 अदद प्याज लिए हैं। अब मैं उनको कटिंग करूँगी। कटिंग करने का मकसद ये है कि सबसे पहले मसाला बनाया जाएगा। साथ मैंने जो है ना 4 से 5 अंडे जो है ना वो बॉयल होने रख दिए हैं, और ये चिकपीस थे डब्बे से खाली करके डब्बे में डाल के उसमें मैंने वॉश करके रख दी हैं। और साथ ये जो चीज़ें हैं जो इसके अंदर डलेंगी वो साथ के साथ मैं आपको दिखाती जाऊँगी। सबसे पहले तो मैंने देगची को चूल्हे पे चढ़ाया है और उसके अंदर ना ऑयल डाल रही हूँ। और ऑयल डालने के बाद जो प्याज हैं वो कट करके इसके साथ ही डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ना इलेक्ट्रिक चूल्हा है, तो वहाँ पे गैस का चूल्हा था। तो आप लोग भी बताइएगा कि आप लोगों को इलेक्ट्रिक चूल्हे पे मज़ा आता है या गैस के चूल्हे पे मज़ा आता है मतलब कुकिंग करने का। तो मैं सच बताऊँ तो मुझे ना इस पे रोटी बनाने का इतना मज़ा नहीं आ रहा। हांडी और चावल वगैरह तो इजीली इस पे बन जाएंगे, लेकिन रोटी इतनी ख़ास, क्योंकि हमें सेकने की आदत है रोटी को, और तवे पे जो है ना रोटी मुझसे मैं मतलब मुझे इतना कुछ ख़ास मज़ा नहीं आ रहा रोटी को बनाने का। तो जिस तरह गैस के चूल्हे पे हम सेका करते थे तो वो चीज़ ज़्यादा बेटर होती है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक स्टव। अच्छा, एक और बात मैंने ये करनी थी कि जो लोग फॉर एग्ज़ाम्पल जिनकी न्यूली शादी हुई है, या इस तरह है कि हस्बैंड जो हैं वो आउट ऑफ कंट्री होते हैं, परदेश में होते हैं, और जो वाइफ़ होती हैं वो दूसरे कंट्री में होती हैं, तो उनका भी मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला करे कि जल्द से जल्द वीज़ा लग जाए। घर छोटा हो बड़ा हो आउट ऑफ कंट्री में है, लेकिन ये होता है कि आप लोग साथ तो रह रहे हैं ना, तो इतना ही काफ़ी होता है। किचन का भी आलमोस्ट सेटअप हो चुका था। जो कुकिंग का सामान था वो मैंने किचन के कैबिनेट में लगा दिया था। बर्तन वॉश करके एक टोकरी में लगा दिए थे, और जो है ना वो अब सालन बनाने के लिए रेडी था कि मैं बस अब सालन बनाऊं। प्याज कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहला जो इंग्रेडिएंट मेन होता है ना वो प्याज कटिंग का होता है, और जो प्याज कटिंग होता है ना साथ साथ आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं, पानी भी आ रहा होता है, और नाक से भी पानी बह रहा होता है। तो बस ये प्याज 2 से 3 मैंने कट करने थे। ऑयल भी डाल दिया था। उसके बाद जो है ना वो अच्छी तरह इसको लाइट ब्राउन करके, डार्क ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करके, तो फिर इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट डालूँगी, टमाटर डालूँगी, और मसाले वगैरह हल्दी और नमक और कुटी हुई मिर्च में डालती हूँ। और वो डालने के बाद मसाला रेडी करके अच्छी तरह भुनाई करके तो फिर मैं ना ये चिक पीस डालूँगी। जैसे जैसा होगा मैं आपको साथ साथ शेयर करती रहती हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, यहाँ दुबई में ना प्रॉपर्टी बहुत महंगी है, तो यहाँ पे पार्टीशन जो होती है वो अगर लेनी है आपने, तो कपल के लिए भी पार्टीशन होती है, सिंगल बेड भी होते हैं, और सिंगल पर्सन के लिए भी पार्टीशन होती है। तो यहाँ पे वो भी बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसके बाद मास्टर बेडरूम, और उसके साथ ये होता है कि अटैच वॉशरूम मिल जाएगा आपको, और फिर 1 BHK 2 BHK होता है, जिसमें एक कमरा होता है। 2 BHK में टू रूम्स होते हैं, किचन होता है और वॉशरूम 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी बहुत महंगी है। मतलब पार्टीशन जो हमारे पास थी ना, हम यहाँ पे 3000 दिरहम दे रहे थे, और आपको पता है कि एक दिरहम पाकिस्तानी रुपीज़ में 75-76 रुपीज़ का बनता है। तो फिर अगर वो कन्वर्ट किया जाए पाकिस्तानी रुपीज़ के हिसाब से तो 2-2.5 लाख रुपया बनता है। तो अगर हम पाकिस्तान में इतना रेंट पे लेते तो वो कोठी मिलती बहुत बड़ी, जिसमें पता नहीं कितने फैमिली मेम्बर्स रह सकते थे। तो यहाँ पे तो पार्टीशन छोटी सी मिलती है इतने में। तो इसके अलावा पार्किंग, अगर आपके पास गाड़ी वगैरह है तो पार्किंग के लिए अलहदा से आपको पे करना पड़ता है। बस जी, बातों बातों में मसाला भी रेडी हो गया था, और मैं यहाँ पे ग्राइंड कर रही थी। जो मसाला रेडी हुआ था ग्राइंड कर लो तो फिर वो जो प्याज होते हैं ना वो बिल्कुल मैश हो जाते हैं, और जब इसकी ग्रेवी बननी है ना चने की और अंडे की तो फिर वो अच्छी लगती है, मतलब बिल्कुल मैश हुई हुई। तो ये ग्राइंड करके मैंने जो है वो दोबारा से पैन में डाला है उसको, और फिर जो है इसके अंदर चने डालूँगी मसाले वगैरह डाल के। और चने तो पहले से ही बॉयल हुए हुए हैं, क्योंकि वो बॉयल हुए हुए लेके आते हैं, तो इसमें गलाने की ज़रूरत नहीं है। नहीं तो अगर आप खुद से चने जो हैं वो गला रहे हैं तो ओवरनाइट आप उसको रखें और फिर बॉईल करें, और बॉईल करने के बाद ये मसाला रेडी करें और फिर उसके बाद उसको डालें। तो यहाँ पे ये मैंने कुटी हुई मिर्च डाली है, नमक, हल्दी, और अभी ये चीज़ें डालेंगी, और उसके बाद चने डाल दूँगी इसके अंदर ना। अब ये मैंने चने डाल दिए हैं और बस इसको थोड़ी सी उसकी भुनाई करूँगी,
और पानी हल्का सा लगाऊंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस ग्रेवी करनी है, लगा लगा सा बनाना है बस। चलें जी, अब वो लोग अटेंडेंस लगवाएं जिनको चने और अंडे का ये सालन पसंद है, किनके घर में शौक़ से खाया जाता है। तो कमेंट में आप लोगों ने लाजमी बताना है कि किनके घरों में ये सालन पसंद किया जाता है। अच्छा, अगर आप किसी भी मुश्किल में है ना, तो आपने मुश्किल से घबराना नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि हर तंगी के साथ आसानी है। इसका मतलब है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, रोशनी ज़रूर आती है। कभी भी ना हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, चाहे कितनी ही क्यों ना हो, लेकिन अल्लाह किसी भी इंसान को उसकी बर्दाश्त से ज़्यादा बोझ नहीं देता। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अच्छा, जब किचन में काम कर रहे हो ना, तो साथ साथ बर्तन भी धोते रहना चाहिए। और ये हर घरेलू जो खातून होती है उसका यही होता है कि जब वो कुकिंग कर रही होती है साथ साथ किचन को भी समेटती रहती है, क्योंकि उसने समेटना होता है। तो अगर वो टाइम से साथ के साथ समेट लेगी तो किचन भी नीट एंड क्लीन होगा और कुछ वो सेटिस्फाई हो जाएगी और सुकून होगा उसको। अच्छा, इस वक्त तो पाकिस्तान में ना जानवरों की ख़रीदो फरोख्त चल रही होगी, क्योंकि नज़दीक ही अभी कितने 10 या 12 दिन ही रह गए हैं कि ईद उल अज़हा नज़दीक है। तो लोग कुर्बानी के लिए जानवर लेने के लिए मंडियों का रुख कर रहे होंगे, छोटे बड़े सारे एक्साइटेड होंगे। और पाकिस्तान में एक चीज़ ये भी बड़ा मज़ा आता है, ईद से पहले जो लोग जानवर वगैरह लेते हैं, या हम लोग हमारी फैमिली जब लेते हैं, तो सड़क पे फिराना, उनको पट्ठे वगैरह खिलाना, उनके साथ उनको उनकी देखभाल करना, तो ये बड़ा मज़ा आता है, एक्साइटमेंट होती है। तो पहले तो ये होता था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो छुट्टी जो वोकेशन प्लान करते थे वो बकरा ईद पे ही प्लान करते थे कि फैमिली के साथ जाएंगे, बकरा ईद स्पेंड करेंगे, जानवर की देखभाल करेंगे और इस तरह। लेकिन आजकल जो है वो 1-2 साल से जाना नहीं हो रहा, उनका वोकेशन उनकी किसी और मंथ में हो जाती है, तो इस वजह से। लेकिन यहाँ पे दुबई में ऐसा कोई सीन नहीं है। यहाँ पे तो आपको अगर आपने कुर्बानी करनी है तो आपको कैटल जो फार्म होते हैं वहीं पे से आपको लेके आना पड़ता है, लेकिन आपको यूँ घुमाने की इजाज़त नहीं है। हाँ, अगर जिनके बड़े बड़े घर हों जो कुर्बानी अपने घर में कर सकते हैं वो ला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है। जो ईद त्यौहार की खुशी है ना वो पाकिस्तान में ही है। जैसे अब हम पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, जो डिफरेंट कंट्रीज़ के होंगे वो उनको अपने कंट्रीज़ के मुताबिक जो होगा वो ईद की खुशी सेलिब्रेट करने का मज़ा आता होगा। हम लोगों को पाकिस्तान में ईद सेलिब्रेशन का मज़ा आता था, क्योंकि फ़ैमिली के साथ इंजॉय वगैरह करना, एक दूसरे के घर जाना, दावतें वगैरह। लेकिन यहाँ पे तो दुबई में क्योंकि ईद का इतना पता ही नहीं चलता। आप अपने रूम पे ही हैं, या अगर जा रहे हैं तो मॉल्स में फिर लें, थोड़ा एक्साइटमेंट यूँ शो कर लें कि आउटिंग वगैरह यूँ इस तरह से प्लान कर लें। यहाँ पर जी हमारा सालन रेडी हो चुका था और इतनी मज़े की खुशबू आ रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ। बस अब खाना खाएंगे। अच्छा, क्योंकि अब इस एरिया में हम न्यू शिफ्ट हुए हैं ना, तो अभी हमें इस का इतनी डिटेल में पता नहीं है। कुछ मार्केट हम लोगों ने विज़िट की हैं देखने के लिए कहाँ से चीज़ें परचेज़ की जा सकती हैं। कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी, तो हमने कहा चलें ये एक और न्यू मार्केट है तो इसको विज़िट करते हैं कि इसके प्राइजेस क्या हैं, क्योंकि आप लोगों को ऑलमोस्ट जहाँ पे कॉस्ट फ्रेंडली चीज़ें मिले वहीं से परचेज़ करनी चाहिए। और मेरे हस्बैंड का यही है कि 1-2 मार्केट विज़िट करते हैं जहाँ से उनको रीज़नेबल प्राइजेस मिलती हैं, क्योंकि सेम ही चीज़ होती है, बस ये होती है कि हर एक की डिफरेंट प्राइजेस होती हैं। तो बस यहाँ से हमने कुछ सामान लेना था वो लिया है, और उसके बाद जो है ना हमने वॉक की है, थोड़ी सी वॉक करने के बाद। तो वॉक करने के बाद बिल्डिंग वापस चले गए। वहाँ पे नीचे जो एलईडी लगी हुई है वहाँ पे क्रिकेट का मैच लग रहा था, मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा वो देखा। और बस ये आज का व्लॉग था जो मैंने आज आपसे शेयर किया है। होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।